बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे विद मियां हबीब में खुशामदीद। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान पाक भारत जंग के बाद दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करने के लिए 4 ममालिक का दौरा कर रहे हैं। वो तुर्किया भी गए और वहाँ से जो है आज 2 रोज़ा दौरे पर ईरान पहुँचे हैं, जहाँ उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वो ईरानी सदर के साथ उन्होंने मुलाकात भी की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और मुख्तलफ़ अमूर पर जो है वो गुफ्तगू हुई। ख़ास करके उन्होंने जो अहम बात की वो ये थी कि उन्होंने कहा कि हम अमन की खातर जो है अपने हमसाया मुल्क से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। कश्मीर, दहशत गर्दी, पानी के इशू पर और तजारत पर भी हम बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे अमन की जो कोशिशें हैं उसको कमज़ोरी ना समझा जाए। अगर भारत ने कभी ऐसी दोबारा कोई हरकत की तो फिर जिस तरह हमने पहले जवाब दिया है, आइंदा उससे ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक तरीके से हम जवाब देंगे। इसके साथ ही ईरान के साथ भी मुख्तलिफ़ अमूर पर गुफ्तगू हुई है और उसके बाद उन्होंने जो है वो आज़रबाईजान भी जाना है और तुर्किया भी ताजिकिस्तान भी जाना है। पाकिस्तान के सिपह सलार सैयद आसम मनीर साहब भी और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और 2-3 वज़रा जो हैं वो भी उनके हमरा हैं, उनकी टीम में हैं। तारक फातमी हैं, तारड़ साहब हैं। तो यकीनी तौर पर उनका ये दौरा बहुत अहम है। उसके बाद पाकिस्तान के काफ़ी सारे वफूद जो हैं वो इस वक्त सरगर्म नज़र आते हैं हमें। असर नो मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो है वो राब्ता कारी की मुहिम शुरू हो चुकी है। एक खसूसी टास्क जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी को भी दिया गया है। अब देखना यह है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसके नताइज क्या बरामद होते हैं और अब एक सफारती सतह पर जो एक सरगर्मियाँ जारी हैं उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा पहुंचता है और भारत इस वक्त क्या कर रहा है। क्योंकि आज ही जो है नरेंद्र मोदी ने एक जलसा से ख़िताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को दहशत गर्दी की बीमारी से निजात दिलाने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना चाहिए। तो वो अब पैंतरे बदल बदल कर कुछ और ना सिर्फ अपने अवाम को मुतमिन करने की कोशिश कर रहा है बल्कि वो पाकिस्तान पर जो है लफ्ज़ी गोलाबारी के चक्करों में है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये बाज आ जाएंगे ठीक है, वरना मेरी गोली तो है। तो पुत्र पहले तेरी गोली जो थी वो तो काम नहीं कर सकी, मिसाइल भी काम नहीं कर सकी और सारा कुछ जो है वो तह तेग हो गया। और बल्कि नाजरीन की इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि एक वक्त ऐसा आया था कि पाकिस्तान ने इस कदर मफलूज कर दिया था भारत को कि 300 किलोमीटर तक का इलाका जो था वो एक किस्म का भारत की दस्तरस में नहीं था। पाकिस्तान जिस वक्त चाहता उस पर कब्जा कर सकता था। वहाँ कोई उनका एरोप्लेन नहीं उड़ सका। उस इलाके के जितने एयर बेसेस थे वो सारे जो थे वो किसी के कंट्रोल में नहीं थे। तो पाकिस्तान ने बिल्कुल भारत को मफलूज करके रख दिया था। बहरहाल ये लफ्ज़ी गोलाबारी जो है ये पुराना वतीरा है बनिए का। हम आगे बढ़ते हैं और ख़ास करके जो इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का दौरा है 4 मुल्कों का और जो सफारती हमने मुहिम शुरू की है इस पर गुफ्तगू करेंगे। आज हम हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मेहदी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया नगार हैं और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक बंगई साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजिया नगार हैं। प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे मोहम्मद मेहदी साहब से चूँकि उन्होंने फिर कहीं जाना है। जी अस्सलाम वालेकुम मेहदी साहब। वालेकुम अस्सलाम मियां साहब, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक। जी मेहदी साहब, वज़ीर आज़म तुर्किया के दौरे के बाद आज ईरान पहुंच गए हैं और ईरान पर काफ़ी सारे मामलात को आप गहरी नज़र से देखते हैं। पाकिस्तान के इस दौरे को आप किस तरह से देख रहे हैं और ख़ास करके ईरान के साथ, और वहाँ बैठकर जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने एक पेशकश की है भारत को कि आए हम कश्मीर समेत जितने मुतनाज़ा अमूर हैं उनमें पानी का मसला है और उनमें दहशत गर्दी का मसला है और तजारत अगर आप चाहते हैं तो उस पर भी हम गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मियां साहब, मैं इत्तेफाक से
इसी महीने के शुरू के अंदर जो है वो ईरान में और उससे पहले तुर्की में था। बड़ी एक अहम कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे आप। जी, मैं जिसमें मरियम साहिबा भी थी और मैं भी था, दोनों की हमारी स्पीच थी तुर्की में, अतालिया डिप्लोमेसी फोरम में, और फिर मैं ईरान आ गया और ईरान में मेरे 2 लेक्चर्स थे 2 यूनिवर्सिटीज में। अब बात असल में कहने वाली ये है कि ये दोनों ममालिक तो जो है ना जी, ये हमारे हैं बहुत अजीज दोस्त। खास तौर पे तुर्किया के मामले में तो आप ये कह सकते हैं कि तुर्किया में तो एक आम आदमी भी जब आपसे मिलता है तो ऐसा ही लगता है कि वो पाकिस्तानी है। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो वहाँ पर तो जो सूरत हाल और जिस तरह जंग में भी उन्होंने हमारा साथ दिया है और जिस तरह हम उनके साथ मिलकर जो है वो 5 जनरेशन का जो एरोप्लेन है, जो एयरक्राफ्ट है, हम उसको जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है डिफेंस के अंदर हमारा जो आपस का ताल्लुक है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। कि हमारा बिजनेस जो है वो 1.5 बिलियन डॉलर है सिर्फ, लेकिन डिफेंस साइड के ऊपर हमारी डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में मशाक तैयारे भी बेच रहा है, उनसे ड्रोन ले रहा है। तो मेरा ख्याल है इस दौरे की इसलिए बड़ी जरूरत थी कि इस वाक़े के बाद जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग का हुआ और पाकिस्तान फाते हुआ, उसके बाद हिंदुस्तान का रवैया जो तुर्की के साथ था, उसके लिए जरूरी था कि पाकिस्तान जो है वो वहां पर जाए और जाकर ये बताए पाकिस्तान का वजीर आजम कि आपने हमारा साथ दिया है तो हम आपके शुक्रगुजार हैं। मेरा ख्याल है कि वहां पर जो है वो मजीद इसकी जो डेवलपमेंट है उस पर बात हुई होगी और चीजें जो हैं वो आगे बढ़ाने के सिलसिले में, क्योंकि उनके वजीर खारजा भी बड़े फ्रेंडली हैं, बड़े पाकिस्तान के दोस्त हैं और उन्होंने बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्योंकि उनके साथ मेरी दोस्त मुलाकात हुई तो उन्होंने बहुत सारी चीजें इन लाइन की हुई और क्योंकि साथदार साहब भी साथ हैं तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही कामयाबी के साथ वहां पर चीजें आगे बढ़ी होंगी। और जहां तक अब ईरान की बात है कि ईरान आना इसलिए जरूरी था कि ईरान आपको पता है हमारा हमसाया मुल्क है और एक ऐसा हमसाया मुल्क है जहाँ पर हमें अपनी फौज रखने की जरूरत नहीं पेश आती है। और ईरान के साथ जो है हमारा आया कि बिजनेस तो सिर्फ $300 बिलियन का है जो ना होने के बराबर है, लेकिन हमने बहुत साल पहले आपस में ये वादा किया था कि इसे हम $5 बिलियन तक लेके जाएंगे। और जो लास्ट ईरानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का दौरा हुआ था पाकिस्तान का, तो पहली दफा हमारे जो दिफाई मामलात में भी हम आगे बढ़े और अभी रिसेंटली कोर्स खत्म हुआ है उसके अंदर ईरान के कैंडिडेट्स जो थे वो पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे जिन्होंने अभी अपना कंप्लीट किया है और अपना कोर्स मुकम्मल करके वो पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। तो दिफाई शोबे के अंदर जो है तेजी के साथ जो है वो उनके साथ हमारी डेवलपमेंट हो रही है और हम क्योंकि वो और हम जो है वो कश्मीर के हवाले से भी एक मौक़िफ़ रखते हैं। खामनाई साहब ने बहुत दफा इसकी तरफ इशारा किया है और मेरा ख्याल है कि जब कल मुलाकात होगी तो उसके बाद जो है खामनाई साहब की तरफ से जो उनके सुप्रीम लीडर हैं उनकी तरफ से बेसिकली इसके ऊपर जरूर कोई ना कोई बात आएगी। अच्छा, पाकिस्तान का इरादा करना है कि हम जो है उनके साथ मुज़ाकरात में रहना चाहते हैं इंडिया के साथ, ये पाकिस्तान की शुरू की पॉलिसी है। पाकिस्तान कभी जाहिर मुल्क के पर सामने नहीं आया, पाकिस्तान एक डिफेंडर के तौर पे सामने आया और डिफेंडर ने इतना अच्छा डिफेंड किया कि वो ऑफेंडर बन गया, वो आगे निकल गया। तो मकसद कहने का ये है कि ये वाली जो बात है ये तो एक पुराना सिलसिला है और आर्मी चीफ का साथ होना एक बहुत ही अहम बात है क्योंकि वो आर्मी चीफ के साथ साथ फील्ड मार्शल भी हैं और तमाम जो इदारे हैं पाकिस्तान के फौज के अब उनको सबको दिख रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव मैसेज है और अज़रबैजान ने जिसका हमारा साथ दिया है जिससे अब हमारा और फिर ताजिकिस्तान में असल में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है 2 रोजा जिसमें वजीर आजम ने शिरकत करनी है और उनका वहाँ पे कलीदी खिताब है। तो ये सारी जो है वो बुनियादी तौर पे ये जो 3 मुल्क हैं ईरान, तुर्की और अज़रबैजान, ये तो एक शुक्रिया के वजह से गए। जहाँ तक ताजिकिस्तान की बात है वहां पर उन्होंने कॉन्फ्रेंस। अच्छा मेहदी साहब मुझे ये बताइएगा कि इंडिया का बहुत असर और रसूख था ईरान में और बल्कि उनकी तजारत उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी ईरान के साथ और बल्कि जब दुनिया ने ईरान पर पाबंदियां लगाई हुई थी कोई उनके साथ तजारत नहीं कर सकता, सिर्फ इंडिया की तजारत हो रही थी उनके साथ। अब फिर क्या ऐसा मामला हुआ कि ईरान और इंडिया के रिलेशन हमें वो वाले नज़र नहीं आते और पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क है ईरान और हमेशा से हमारे उनके साथ अच्छे तल्लुकात रहे हैं,
मासवाए के ये पिछले कोई 15-20 साल के। मेरा ख्याल है मियां साहब के हमारे उनके ताल्लुकात हमेशा ही अच्छे रहे हैं जी, और वो आज भी हिंदुस्तान के साथ तिजारत कर रहे हैं। उनका तिजारती मामला हिंदुस्तान के साथ है। जो मुल्क उनसे ईंधन खरीद रहा है उसमें चाइना के बाद दूसरा बड़ा मुल्क जो है वो हिंदुस्तान है और वो आज भी खरीद रहा है। और ईरान ने अपनी पॉलिसीज को कुछ इस अंदाज के रखा कि उन्होंने कोशिश करी कि दोनों मुल्कों के अंदर जंग ना हो, लड़ाई ना हो। और अगर आपको याद हो तो उनके वजीर खारजा ने पाकिस्तान का भी दौरा किया और वो दिल्ली भी गए और उन्होंने दिल्ली से 2 दफा इसहाक डार साहब को फोन भी किया और चीजों को बेहतर करने नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। तुर्किया ने और ईरान ने तो एक किस्म का बनफ्स नफीस जो है वो तो ईरान का जो मामला है ना जी, मैं समझता हूँ उसने बैलेंस पॉलिसी रखी भी है। उसके हिंदुस्तान के साथ भी ताल्लुकात के अंदर कोई खराबी नजर नहीं आती, सवाई इसके कि वहाँ का जो मीडिया हिंदुस्तान का वो बहुत ही हॉस्टाइल है और वो किसी को भी बख्श नहीं रहा। तो उसने अनफॉर्चुनेटली जो उनके वजीर खारजा है उनके लिए भी वो लफ्ज इस्तेमाल किए जो किसी भी मुल्क के वजीर खारजा के लिए अगर वो दुश्मन भी हो तो नहीं करने चाहिए। सही। तो ये सारी सिचुएशन हुई, लेकिन इसके बावजूद उनके जो अभी तक टाइज हैं, बिजनेस टाइज, वो अपनी जगह पे बरकरार हैं और हिंदुस्तान के साथ भी वो अपने बिजनेस के मामलात को चला रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान एक हमसाया मुल्क है। पाकिस्तान के साथ उनके सिर्फ तिजारती रिलेशन ही नहीं है, कल्चरल रिलेशन भी है, एक पुरानी तहजीबों के रिलेशन भी हैं। तो वो इन चीजों को समझते हैं और वो अपने बॉर्डर को देखिए, उनके भी जो बॉर्डर्स हैं उस बॉर्डर्स पर बहुत ज्यादा मुश्किल है और इसराइल की वजह से। तो वो भी इस बात को समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ। और अभी जब मैं ईरान में था तो वहाँ के स्टूडेंट्स तो ये बड़ी ओपन बात कर रहे थे कि पाकिस्तान हमारी किस तरह मदद कर सकता है। बल्कि वहाँ प्रोफेसर दाऊदी एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने तो मुझसे यहाँ तक सवाल पूछा कि क्या अगर हमारी इजराइल के साथ जंग हो तो आप हमें एटमी तौर पे मदद कर सकते हैं। तो मैं उस पर बल्कि हंस पड़ा और मैंने कहा कि खामनाई साहब तो उसे सही जायज नहीं समझते और उनका फतवा है कि एटम बम ये जला के मारना मुनासिब नहीं है। अच्छा, मेहदी साहब, आपने बहुत अहम इशारा किया है, मुझे याद आ गया कि वजीर आजम ने आज ये भी कहा ईरान में कि हम ईरान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम की हमायत करते हैं। ये बहुत बड़ा एक ऐलान है, जबकि दुनिया जो है वो ईरान के एटमी प्रोग्राम के ख़िलाफ़ है और अमेरिका तो जो है वो और इसराइल तो उसको ज़ाया करने के लिए कई मौके कोशिशें कर चुका है और अब बल्कि वो अमेरिका तो जंग मसलत करने की भी कोशिशें कर रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान का ईरान के एटमी प्रोग्राम की हमायत करना किस तरह इशारा करता है? मियां साहब, पाकिस्तान शुरू से ईरान के पुरअमन एटमी ताकत की हमायत करता है और पाकिस्तान ने हर फोर्स के ऊपर ईरान की मदद की है इस हवाले से। और पाकिस्तान का मुल्क हमेशा ईरान के लिए रहा है और पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क था जिसने इस्लामी इनकलाब की हुकूमत को एक्सेप्ट किया था एज ए मुमलकत, एज ए हुकूमत। तो पाकिस्तान ने हमेशा बढ़ चढ़ कर ईरान के हर मौक़िफ़ के, हत्ता के 1984 में जब सीनियर बुश पाकिस्तान के दौरे पर आए थे एज ए नायब सदर, उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक से कहा था ईरान के खिलाफ मदद के लिए, तो जनरल ज़ियाउल हक ने साफ लफ्जों में मना कर दिया था और हमने मुकम्मल ईरान का साथ दिया था। जबकि हमारे दोस्त मुल्क जो अरब थे या तुर्की था वो इराक का साथ दे रहा था, लेकिन हमने जो है वो ईरान का साथ। तो हमारे जो ताल्लुकात हैं ईरान के साथ वो इन चीजों से अबव हैं और इसीलिए उसका इयादा किया है वजीर आजम ने। एक दफा दोबारा ये कहा है कि हम पुरअमन ईरानी एटमी सलाहियत के हमायती हैं। ठीक। अच्छा मेहदी साहब, ये बताइएगा, चूंकि इंडिया में एक बहुत बड़ी मूव चल रही है और वो तुर्किया के खिलाफ तो वो बहुत और अज़रबैजान के कि उनकी चीज़ों का बाइकाट किया जाए, तो ईरान के साथ तो उनकी बहुत काफ़ी बड़ी ट्रेड है। तो ईरान के और इंडिया के जो ट्रेड रिलेशन है उस पर भी कोई फर्क पड़ेगा? मेरा नहीं ख्याल वो पड़ सकता है, क्योंकि ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट इंडिया की चाबहार के ऊपर बहुत ज्यादा है और क्या वो इसके लिए तैयार होगा कि वो चाबहार की तमाम इन्वेस्टमेंट करने के बाद हाथ खड़े कर दे। और उसका बल्कि दुनिया का सबसे सस्ता तेल जो है, मेहदी साहब सॉरी टू से, दुनिया का सबसे सस्ता तेल जो है वो इंडिया जो है वो ईरान से खरीद रहा है।
जी बिल्कुल, ईरान जो है वो दुनिया में जो तेल बेच रहा है वो कम कीमत पर बेच रहा है, हत्ता कि इराक को भी बेच रहा है। असल में बदकिस्मती से हमने कोशिश नहीं करी। जी इसके लिए जो है वो 3-3 महीने की सहूलत मिल जाती है, लेकिन हमारी तरफ से, हमारे सिफारतकारों की जी। तरफ से इस पर कोई काम ही नहीं हुआ, तो इसलिए हम नहीं ले पाए हैं ये सहूलत। बाकी दुनिया में तो जापान जैसा जो इत्तेहादी है अमेरिका का, वो भी ये सहूलत से फायदा उठा रहा है। ठीक। तो ये दुनिया में सब मुल्क कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान के लिए वो स्टेप्स उठाना जो उसने अजरबैजान और तुर्की के खिलाफ उठाए हैं, वो शायद ईरान के खिलाफ उठाना उसके लिए मुमकिन नहीं हो। जी मेहदी साहब, बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने का। बहुत शुक्रिया आपका, नाजरीन, बहुत यहाँ शुक्रिया। वक्त हुआ है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, थोड़ी देर बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान के नए सफारती महाज के हवाले से, और वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ 4 मुल्की दौरा पर जो है वो इस वक्त ईरान में हैं। इससे पहले वो तुर्किया गए थे और फिर उन्होंने अज़रबैजान जाना है और आखिर में ताजिकिस्तान जाएंगे। उन्होंने दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा भी किया है और नए तावन के लिए राहें भी खोलने की बातें की हैं। इंडिया को जो है उन्होंने पैगाम भी दिया है कि आएँ, मुज़ाकरात की तरफ आएँ और तमाम जो मुतनाज़ा अमूर हैं उस पर बैठ कर बात की जाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक बंगई साहब। जी फ़ारूक बंगई साहब, वज़ीर आज़म के इस पेशकश को आप किस तरह से देखते हैं और इस दौरा को आप किस तरह से देखते हैं, इसके क्या असरात मरतब हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ साहब, इस दौरे को इतना मतलब है कि हम लाइट भी नहीं ले सकते जितना हम लिया जाता है। इसमें इस वफद में अगर आप देखें तो इसमें फील्ड मार्शल जी आसिम मुनीर साहब भी शामिल है ना। ठीक। तो इससे इनका अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं हम, कितना अहम दौरा है। जहाँ तक तुर्की का ताल्लुक है, आपको पता है कि हमने तुर्की ने जितना हमें यहाँ ड्रोन यूज़ हुए हैं, जो कुछ हुआ है, जितना हमें सपोर्ट किया है इस कन्फ्लिक्ट में, शुक्रिया के अलावा और भी कई चीज़ें थी जो उनके साथ बातचीत उस पर होना ज़रूरी है। प्री वार सबसे पहले जो मतलब है, अगर हम कह दें कि सफारती शुरू हो गई थी वार रोकने के लिए, वो ईरान ने पहल की थी जी। उसका शुक्रिया के साथ साथ हमने और भी कई चीज़ें हैं जो ईरान के साथ तय करनी है, क्योंकि ईरान ने भरपूर कोशिश की थी कि जंग ना हो। ठीक। उसके बाद अजरबैजान के जब आप बात करते हैं तो अजरबैजान ने भी काफ़ी मदद की है। जैसे मैंने पहले भी एक दिन अर्ज़ किया था, गो के अजरबैजान का जो है ये हमारे कश्मीर को सपोर्ट करता है, नगोर्नो कराबाग जो है वो उस पर हम उसको सपोर्ट करते हैं, हमारा तुर्की भी उसको सपोर्ट करता है। लेकिन मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि हमें कोई 30 के करीब ममालिक जो है उन्होंने बाकायदा तौर पे इस सीज फायर में मदद की है। हाँ, और हुकूमती आदाद-ओ-शुमार जो है 36 है और 60 को हमने ब्रीफिंग दी थी। तो जिन जिन ममालिक ने बाकायदा तौर पे इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात के बावजूद बताया कि आप एक जंग न करें, इसमें जंग नहीं बनती है, तो वो तमाम ममालिक का शुक्रिया अदा करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। ठीक। तो उन्होंने अपने ताल्लुकात को नहीं देखा कि इंडिया के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात है, और इसका नतीजा ये निकला कि तुर्की और अजरबैजान पे जो है ना उन्होंने बॉयकॉट करना शुरू किया। एक तो ये है कि तुर्की और अजरबैजान के लिए हमें ये अपनी मंडियाँ खोलनी चाहिए, जो उनके ज़रूरियात है वो हमें लेनी चाहिए, उनसे भेजनी चाहिए, और जो हमारी ज़रूरियात है हमें उनसे लेनी चाहिए। इस तरह हमें मदद करनी चाहिए उनकी। जहाँ तक आप ईरान की बात करते हैं तो ईरान देखिए, ईरान ने बहुत बड़ा रिस्क लिया हमारे लिए इकोनॉमिक टाइज के बावजूद भी। तो ईरान में 2 रोज़ा दौरा है, वहाँ पे जो मुलाकातें जैसे मेहदी साहब ने बताया, तो मुलाकातें बड़ी अहम मुलाकातें हैं, और ये है वजह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बड़ा अहम बयान वहाँ दिया जिसके तरफ आपने इशारा किया है। और वो ताजिकिस्तान के ताल्लुकात दोनों के साथ अच्छे हैं, न्यूट्रल रहा है, लेकिन वो तो वहाँ पे ग्लेशियर प्रिजर्वेशन कॉन्फ्रेंस है, दो रोज़ा तो न काफ़ी दिनों का, लेकिन 2 दिन इन्होंने पार्टिसिपेट करना है उसमें। एक बात तो ये हो गई। जहाँ तक इन ममालिक के साथ राब्तों का ताल्लुक है, आपको पता है कि हमारे राब्ते पहले भी थे, अब भी है, जंग से पहले भी राब्ते थे, लेकिन किन ममालिक ने कितनी कुर्बानी दी उस कुर्बानी का रिकॉर्ड करने के लिए जो है ना हमारा उनके पास जाकर शुक्रिया अदा करना एक ज़रूरी था। ठीक जी। अच्छा खान साहब, ये तो एक लेकिन इसके साथ वज़ीर आज़म के दौरा के अलावा भी हम सफारती महाज पर जो है वो इस वक्त नई राब्ता मुहिम शुरू कर रखी है, और अभी तो पाकिस्तान के कुछ वफूद जो हैं वो बैरून मुल्क जाएंगे भी। हमारे सफारतकार भी सरगर्म हो चुके हैं, उनको नई डायरेक्शन मिल चुकी है कि आपने किन किन पहलुओं पर जो है वो दुनिया को आगाही देनी है, आपने सफारतकारी करनी है, आपने लॉबिंग करनी है। तो एक असर नो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी
का तयन किया जा रहा है, बल्कि अमली तौर पर उसे जो है वो नाफज करने की कोशिश की जा रही है। तो इस नई राब्ता मुहिम जो है सफारतकारी की, इससे आप बैरूनी दुनिया में पाकिस्तान का माहौल, पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान के तल्कात को किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, ये एक जंग जो है ना वो पास हो गया, उसको सीज फायर है, ठीक है जी। अब वो जंग जो है ना टेक्निकली अगर देखा जाए इंडिया के नज़दीक, जैसे आपने कहा कि उसने कहा कि एक मेरी गोली है, फिर हाँ वो गोली कोई और की है, मतलब अगर आप नहीं करोगे तो मैं गोली खा करके सो जाऊंगा। हाँ वो किसी और सेंस में उसने कहा, हाँ गोली चलाने वाला वो नहीं है, गोली खाने वाला। वैसे आपस की बात है भंगे साहब, मैंने इतना बेबस बंदा शायद ना देखा हो जितना इस वक्त मोदी है, और वो लेकिन इतना शायद ढीठ भी बंदा कोई ना देखा हो कि वो सारा कुछ होने के बावजूद पूरी दुनिया कह रही है कि जो कुछ आपके साथ हुआ है लेकिन वो कहता है कि मैं ना मानूं सर, मैं और इसके बावजूद जो है मैं उस तरफ आऊंगा और आपको बताऊंगा। लोगों को पता नहीं बेवकूफ समझता है कि वो, मैं आपको बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। अब इस वक्त है जंग जो है ना, अगर देखा जाए तो एक तरफ वो हमारे जो ताल्लुकात है, माहौल जो है, ये जो इशू है, ये डिप्लोमेटिक वार शुरू हो गई है, ठीक है। बैटलफील्ड की जो जंग थी वो खत्म हो गई है, अब ये डिप्लोमेटिक वार है। हमने इससे भी सियासी मतलब अंदरूनी भी और बैरूनी सतह पे इसको लड़ना है। सही। अंदरूनी सतह पे हमें चाहिए कि हम जितनी भी पुराने डिप्लोमेट है, माहिरीन है, उसको बुलाएं और एक डायलॉग के लिए जो है कंप्रेसिव डायलॉग के जो कंपोनेंट्स है उसको तय करें कि हमने किस तरीके से चलना है, कौन कौन सी चीजें रखें, क्योंकि एजेंडा इस वक्त मुतनाज़ है। हम कहते हैं आप हमारे साथ कश्मीर पे बात करें, दहशतगर्दी पे, सिंतास माहदे पे, वो कहते हैं मैं आपके आजाद कश्मीर पे बात करूंगा और दहशतगर्दी पे करूंगा। मोदी ये कह रहा है। अच्छा, जगह का तयन अभी तक नहीं हो चुका है, कहाँ मुज़ाकरात होने हैं। गो के 2-3 ममालिक सऊदी अरब, मुत्तहदा अमीरात, कतर नाम आए हैं, और इसका जो है ना वो अमेरिका ने भी, ट्रंप ने भी कहा है, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, कि यहाँ मुज़ाकरात हो सकते हैं, मीडिएट हो सकते हैं, लेकिन वो भी तय नहीं हुआ है, क्योंकि वो भी तैयारी करें, हमने भी तैयारी करें। बैरूनी सतह पे यह है कि हमने तमाम ममालिक के दरवाजे खटखटाने, जैसे प्री वार हमारी पॉलिसी थी, सबसे राब्ते रखने हैं, ताकि बैरूनी सतह पे ये हो कि हमें वो सपोर्ट करें। ये मामला जहां भी उठाया जाए, जहां भी बातचीत हो, उनकी सपोर्ट हमें हासिल हो। इसके लिए भी हम जो तैयारी कर रहे हैं, तो हमें दोस्त ममालिक की जो है ना वो हिमायत तो मुकम्मल तौर पर हासिल है, जिनसे पहले भी राब्ता हुआ था और अभी भी जो हम राब्ते कर रहे हैं। इस वक्त 2 बड़ी चेंजेस आ रही हैं। इंडिया के साथ इस वक्त कौन खड़ा है जी? सिवाय इसराइल के अलावा कोई नहीं खड़ा इंडिया के साथ, ठीक, अकेला है। अमेरिका उसके साथ खास नहीं है, रूस नहीं है, शायद ये भी वक्त इंडिया पर पहली दफा आया जी। अच्छा, और धक्का भी उसको इसराइल ने दिया, इस जंग में अकेला इसराइल नहीं है, नेतन्याहू के कोशिशों का नतीजा है। कहते हैं ना कोई सानू मरन दा शौक भी सी, कोई शहर के लोग भी जालिम नहीं, लेकिन यहाँ शहर के लोग बहुत जालिम थे, यहाँ शहर के लोगों ने बहुत जालिम थे, उन्होंने ऐसा धक्का दे दिया कि उसको धकेल दिया। मोदी को भी बहुत शौक था। अच्छा सर, अब ये है कि वो इस वक्त अकेला है, उसके साथ अरब ममालिक नहीं है, जिन ममालिक के ताल्लुकात है उनके साथ, पड़ोसी तक नहीं है उसके साथ। एक बात तो ये हो गई है। आपको पता है कि एक डील जो है अभी रिसेंटली बांग्लादेश ने कैंसिल कर दिया उनके साथ। हाँ जी। अच्छा, अब पहले हम कहते टू फ्रंट वार का सामना हो सकता है, हाँ, अब टू एंड हाफ, 2.5 फ्रंट वार का सामना हो सकता है उसको। एक तो अगर देखा जाए टेक्निकली, दूसरी तरफ आप इसराइल की हालत देखिए, ट्रंप का दौरा मिडिल ईस्ट कामयाब रहा, ठीक है, हुसी जो है वहां पे उनके साथ बातचीत हो रही है, शाम के लिए नरमी पैदा की गई है, ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी है, वह वो खुद आइसोलेट हुआ, इधर ये आइसोलेट हो गया, वो खुद वो आइसोलेट हो चुका है, मायूसी का शिकार है नेतन्याहू, क्योंकि वहां हालात ठीक हो रहे हैं, वो ईरान के खिलाफ है, हुसियों के वो खिलाफ है, और उसके अलावा अगर देखा जाए तो वो शाम पे वो नरमी किधर चाहता है, वो तो खुद आइसोलेट हो गया। इस जंग के बाद दोनों आइसोलेट हो गए हैं, एक दूसरे की कैसी मदद करेंगे, वो इसकी मदद के लिए कैसे वो है ना, वो क्या शेर है, आओ मिलके करें आओ जारियां। जी 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 बिल्कुल, तो वो आओ जारियां कर सकते हैं। अच्छा बहरहाल, अच्छा अब इस वक्त ये सूरत हाल है कि वो बिल्कुल यही वजह है कि वो क्या कर रहा है, उसने जो उसके पास 3 ऑप्शन थे जी। नंबर 1 अटैक करे, काउंटर जंग में, दूसरा सीज फायर करे, पाज ले ले, तीसरा जो है वो डिप्लोमेटिक वार है। इसने पाज लिया, उसके आड़ में डिप्लोमेटिक वार वो लड़ रहा है मोदी, क्योंकि अटैक तो कर नहीं सकता था। सही। अब डिप्लोमेटिक वार भी लड़ रहे हैं, साथ साथ वो अपनी कार्रवाइयां भी कर रहा है, जो बेशर्मी की कार्रवाई है, प्रॉक्सी पे आ गया है, पाकिस्तान में वही दहशतगर्दी की तरफ आया,
कश्मीर में जुल्म सितम, वहाँ लेदी पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, साथ साथ वो अपना मिलिट्री बिल्डअप भी कर रहा है। ये इसके लिए उसने पास लिया है। अब सेकंड स्ट्राइक के जो आपको धमकियां दे रहे हैं ना जी, इसकी गुंजाइश कोई नहीं है, न इस पोजीशन में वो है। सही। ये सिर्फ ये है कि वो अपने आप को तसल्ली दे रहा है, मुल्क आवाम को तसल्ली दे रहा है और अपनी फौज को तसल्ली दे रहा है। ठीक नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ है कि छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। थोड़ी देर बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे वज़ीर आज़म के बैरूनी मुमालिक दौरों के हवाले से और साथ ही इंडिया में इस वक्त क्या सूरत हाल है। चूँकि पाकिस्तान में इस जंग के बाद मोराल बहुत हाई है, हम फतह का जश्न मना रहे हैं और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा होप मिली है, लेकिन इसके साथ इंडिया में क्या कुछ हो रहा है। जी, हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक बंगई साहब, इन्हीं से जानते हैं कि इंडिया में इस वक्त क्या हो रहा है और नई सोच क्या डेवलप हो रही है। जी बंगई साहब। मैं साहब, ये जो जंग हुई है इसके जो है ना खात्मे के बाद, सीज फायर के बाद, यूं कह जी हार जीत का फैसला हो चुका है। पूरी दुनिया तस्लीम करे कि पाकिस्तान इसमें जीत गया है। ठीक है, लेकिन वो इतना बेशर्म आदमी है मोदी कि वो तस्लीम करने पे तैयार नहीं है कि जी मैं हार चुका हूँ। वो अभी तक इसको भी अपनी जीत समझते हैं। वो किसी ने किसी से पूछा था आपको शर्म नहीं आती, कहते शर्म आती है लेकिन मैं उसको मिलता नहीं हूँ। हाँ, ये उसकी वही है ये। अब इस वक्त आप देखिए ना, उसकी इकोनॉमी नीचे आ रही है। पार्लियामेंट में लोग जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, अवाम उसके खिलाफ है, सड़कों पे गालियां दे रहे हैं। उसकी फौज तमाम मुसल्लह अफवाज जो है वो अपनी गलतियों का इतराफ़ भी कर चुकी है और उसका जायजा ले रही है, कौन कौन सी जगह हमसे गलतियां हुई है। बैनुल अक़वामी तौर पे अगर देखें तो तबसरे हो रहे हैं उस पर। और फिर ये खुद क्या कर रहा है, वो जाकर के अपना इमेज बुलंद करने के लिए किस किस्म के बयान दे रहा है कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। दुनिया से लाताल्लुक हो चुका है। कोई बहुत मतलब है कि बैरूनी कोई आला शख्सियत ने इस दौरान दौरा नहीं किया इंडिया का, नहीं यहाँ से शर्म के हमारे कोई गया है बाहर जाकर के कि किसी को बता सके। पहली दफा बंगई साहब ऐसा हुआ है कि इंडिया बिल्कुल तन्हा होकर, बिल्कुल आइसोलेट हो चुका है जी। और ये है कि हमने पहले कह दिया था कि आप आइसोलेट हो जाएगा, ऐसा मत करें, क्योंकि आपके तो पोजीशन जो है ना, जो गुरूर है ना, जो गुरूर और फतूर था उसका तो सत्यानाश हो गया, चकनाचूर हो गया वो। तो ये है कि इस वक्त शर्म उसको नहीं आती और बयान दे रहा है जैसे आज का बयान, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं फलाना करूंगा। कुछ नहीं होगा। इस वक्त इंडिया अंडर प्रेशर है। वहाँ के मीडिया का आप देखिए जो हाल हो गया है, कोई उस पर भरोसा नहीं करता है, कुछ इंडियन मीडिया को कोई देखता नहीं है। व्यूअरशिप जो है ना बिल्कुल खत्म हो चुकी है। बैरूनी तौर पे लोग नहीं देखते हैं, तो कहते फ्रॉड मीडिया है। खुद भी डूबा, मीडिया को भी डबो दिया। और हमारे यहाँ पे देखें मोराल अप है, हमें जीत हुई है बैनुल अक़वामी सतह पे। आप देखें दुनिया, देखो हम कहें हम जीत गए, लेकिन दुनिया कह रही है आप जीत गए, हम तो कहेंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही है। वो कहते हैं ना कि दुल्हन वो ही जो पिया मन भाए जी। तो जो दुनिया इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की जीत का एतराफ़ कर रही है, पाकिस्तान की सलाहियतों का एतराफ़ कर रही है, पाकिस्तान पर और ख़ास करके इस जंग के हवाले से जो है वो नए थीसिस लिखे जा रहे हैं, बेशुमार चीज़ें जो है वो दुनिया जो है वो आश्कार कर रही है। तो असल बात तो ये है कि इंडिया की बातों पे कौन इतबार करेगा। सर आपने फ्रांस जैसे देखो उसका बेड़ा गर्क कर दिया राफेल की वजह से, उनकी पूरी इंडस्ट्री आपने तबाह कर दी। और अब मैं आपको बता दूं कि एक मुल्क है जिसका भी नाम हम नहीं ले सकते इस वक्त, लेकिन उसने जनाब वो को जो 16 के करीब JF-17 का ब्लॉक 3 का जो ऑर्डर दिया था, उसमें मजीद 24 का ऑर्डर देने के लिए एग्रीमेंट जो हुआ था, मजीद 24 लेने, 40 अब ले रहा है। हमारे यहाँ पे उसकी मार्केटिंग हो रही है। आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो आप देखिएगा कि मैंने तो बहुत पहले ये कह चुका हूँ, पाकिस्तान और चाइना में एक नई इंडस्ट्री का इजाफा हो गया है और वो डिफेंस की इंडस्ट्री है। और आगे चलकर हम देखेंगे कि दोनों मुल्कों की ये जो डिफेंस इक्विपमेंट है इसकी इंडस्ट्री बहुत बूस्ट आएगा इस पे। और ये पाकिस्तान को और चाइना को बहुत बड़े बड़े जो है वो ऑर्डर मिलने वाले हैं, क्योंकि ये असल में एक डेमो था लोगों को करके दिखाने का, और जिसने पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को फेल कर दिया और अपनी आला सलाहियतों और कारकर्दगी को मनवाया है। तो लाजमी तौर पर दुनिया इसको भी देख रही है। लेकिन अच्छा बंगई साहब, ये तो जो होना था वो हो चुका। अब ये बताइएगा कि इंडिया इस वक्त क्या सोच रहा है, वो क्या चाहता है। ये साहब इस वक्त जो है ना सूरत हाल है कि व्हाट इज नेक्स्ट, दिस इज द, अब इसका कोई पता नहीं क्या होना है, क्या करना है आपने। अभी तक देखें ना, एक सीज फायर के बाद पास आ गया,
पास के बाद खामोशी छा गई है। सही। DGMOs के राब्ते के अलावा कोई पेशरफ नहीं हुई है अगर देखा जाए हाँ, सफारती सतह पे। ग्राउंड रियलिटी तो हाँ, ग्राउंड रियलिटी यही है। अब ये है कि इसमें हमारी जिम्मेदारी बनती है, जी। हमने जीती है जंग, हमने जीती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जैसे उसने जंग के लिए पहलगाम के केस में पहल की थी, तो इस तरह हमें चाहिए कि हम अमन के लिए पहल करें। ठीक है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनाब सफारती सतह पे थोड़ा एक्टिवेट हो जाए, और ख़ास करके अमेरिका में जहाँ से गारंटर ने गारंटी दी थी उस हवाले से हम जो है ना इस मामले को आगे बढ़ाएं। इसमें पेशरफ्त बहुत ज़रूरी है जी। ताकि आपस में जो है ना वो एक एजेंडा भी हमारा तैयार हो जाए और इस पर गुफ्तगू का आगाज़ हो जाए सही, डिप्लोमेटिकली, और कुछ रिजल्ट सामने आ जाए। वरना वो वहाँ से बढ़ के मारेगा और हम यहाँ से शुक्रिया लोगों के अदा करेंगे और खुशियाँ मनाएंगे, ये हल नहीं है। एक जो डिप्लोमेटिक टेबल पे हमने इस जो है ना जंग को जीतना है, वो बहुत मकारा है, वो किसी वक्त पीछे हो जाएगा, फिर हम क्या कहेंगे। खान साहब, ये मैं आपको बता दूं, बात ये होती है कि जो होती है ना साख, वो बड़ी मुश्किल से बनती है, और एक दफ़ा अगर कोई लूज़ कर बैठे ना, अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ कर बैठे, तो वो उसको दोबारा बहाल करना बहुत मुश्किल होता है। इंडिया अपना सब कुछ ये जंग में सिर्फ इंडिया ने कोई चंद तैयारे तबाह नहीं किए या उनका कोई माली नुकसान जो है वही नहीं हुआ, उसकी बहुत बड़ी साख जो दुनिया के सामने थी वो डैमेज हो गई है, और उसको अब दोबारा से बिल्ड करना, दोबारा से उस मुकाम पर लाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये एक दो दिन की बात नहीं है। इसके लिए पीछे दहाइयों की जो है वो कोशिशें थी, मेहनत थी, और बड़ा कुछ था, और पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा दबाव था, लेकिन पाकिस्तान ने इस सारे मामले में जो है वो बहुत गेन किया है और इंडिया ने बहुत लूज़ किया है। तो ये इतना आसान काम नहीं है। असल में देखना ये है कि अब इंडिया जो है वो किस तरीके से, चूँकि सुकून उसे नहीं है, वो उस दिन की वो जो है ना, जिसको पंजाबी कहते हैं ना, तड़फनी लगी है उन्होंने, तो वो किस तरीके से, अब क्या सोच क्या रहा है इंडिया, या इस सवाल को इस तरह से ले लें कि क्या मुतवक्को इक़दामात हो सकते हैं जो इंडिया कर सकता है। देखिए मेरे साहब, आपको पता है मैं कोई ऐसी बात नहीं करता हूँ जिसका बाद में कोई प्रॉब्लम हो, मतलब ऐसी कोई गैर जिम्मेदाराना कोई गुफ्तगू नहीं करता हूँ, और जो करता हूँ फिर अल्लाह ताला के फजल करम से वो सामने आ जाता है। इस वक्त उसने ये जो उसकी मजबूरी थी, सीज फायर मजबूरी थी, इसके आड़ में वो डिले टैक्टिक्स यूज कर रहा है। अच्छा, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि वो उसके ना सीज फायर उसकी मजबूरी थी जी। मैंने मुख्तलिफ ज़राए से जो है ना बाज़ चीज़ें कन्फर्म करने की कोशिश की, तो मुझे ये बात आश्कार हुई कि एक वक्त ऐसा इंडिया पे था कि उसका 300 किलोमीटर तक का जो एरिया था ना, पाकिस्तान के सरहद के साथ जो लगता था, वहाँ पर एक किस्म की किसी की हुकूमत नहीं थी। वो 2 दिन जो है इलाका खाली पड़ा रहा है, वो वहाँ कोई उनका तैयारा नहीं उड़ सका, कोई उनकी मूवमेंट नहीं हो सकी। अगर पाकिस्तान चाहता तो वो उस एरिया पे जो है वो कब्ज़ा भी कर सकता था, और लेकिन पाकिस्तान ने इंतहाई एहतियात के साथ काम लिया, और वो इस हद तक मफलूज हो चुके थे कि उनको इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था कि वो सीज़ फायर की तरफ आते। जी, वो इसकी मजबूरी थी, लेकिन अब इस मजबूरी को वो जो ताखीरी हर्ब यूज़ कर रहे हैं ना, एक तो वो ये है कि हमें कमज़ोर करेगा प्रॉक्सी के ज़रिए, वो मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करेगा, मुख्तलिफ ग्रुपों को, जिसका उसने आगाज़ कर दिया है पाकिस्तान में, और मज़ीद भी वो अपनी दहशतगर्दी की जितनी भी तरीके हैं वो यूज़ करेगा। दूसरा ये है कि कोई ऐसी हरकत करेगा जिससे वो पाकिस्तान को बता सके कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस की नाकामी है, और फिर आवाम मतलब है कि रद्द-ए-अमल आ जाए हमारे मुल्क के अंदर उस पर। एक तो हमें इस मामले को देखना होगा, बहुत मतलब है कि हमें तमाम अपने जो है ना ज़रा इस्तेमाल करनी होगी कोई ऐसी दहशतगर्दी का वाक़या रोकने के लिए, जैसे कि प्रॉक्सी चल रही है। दूसरी चीज़ यह है कि वो अपनी तकनीकी गलतियों का जायज़ा ले रहा है, कौन सी गलतियाँ हुई हैं, उसको कौन सी चीज़ मुझे चाहिए रिक्वायर्ड, उस पर मुज़ाकरात की तरफ वो नहीं आ रहा है। यही वजह है कि एजेंडे को मुतनाज़ बना रहा है कि आज़ाद कश्मीर पे बात होगी। खान साहब, टाइम ख़त्म हो रहा है प्रोग्राम का, बहुत सारी बातें डिस्कस होने वाली हैं, और ये इतना बड़ा इशू अब है कि इस पर जो है वो घंटों गुफ्तगू हो सकती है। ख़ास करके जो पाक भारत जंग
में क्या हुआ, उसके बाद क्या होने जा रहा है, आइंदा की सूरत हाल क्या होगी, बहुत कुछ तब्दील होने वाला है। लेकिन पाकिस्तान को अपनी आंखें खोल कर रखनी होंगी, ख़ास करके दहशत गर्दी के हवाले से। एक बात और मैं आवाज़ें कर दूं कि पाकिस्तान अब उस तरह से खामोश रहने वाला पाकिस्तान नहीं रहा। अब हर बात का जवाब दिया जाएगा और हर एक्शन का रिएक्शन होगा। नाजरीन, प्रोग्राम देखने के लिए आपका बहुत सारा शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।